दिसंबर का महीना था। लंदन की सड़कों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई थी। रात का समय हो चुका था और बिग बेन की घड़ी ने अभी अभी 11 बजाए थे। ठंडी हवा इतनी सख्त थी कि राह चलते लोग अपने कोट की कॉलर ऊपर चढ़ाकर तेज तेज कदम बढ़ा रहे थे। इसी शहर में हाल ही में भारत से आए थे अजय शर्मा अपनी पत्नी सुजाता और 10 साल की बेटी रिया के साथ। अजय को आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि अब लंदन में बसना ही सही रहेगा। घर छोटा सा था वेस्टमिंस्टर इलाके में, लेकिन आसपास का इलाका बहुत पुराना और सुनसान सा लगता था, खासकर रात के वक्त। उस रात अजय काम से देर से घर लौट रहे थे। उनकी पत्नी सुजाता खिड़की से बाहर झांक रही थी। अजय अभी तक नहीं आए, इतनी ठंड में अकेले लौटना। सुजाता ने घड़ी की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। रिया पहले ही सो चुकी थी। इसी बीच बाहर से बिग बेन की घंटी फिर से गूंजी। अजय बस स्टॉप से घर की ओर पैदल ही चल रहे थे। सड़कों पर भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी उनकी नजर सामने पड़े एक लाल टेलीफोन बॉक्स पर पड़ी। वह बॉक्स हल्की हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था, जबकि बाकी सड़क बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। अजय को अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, यह टेलीफोन बॉक्स तो अक्सर बंद रहता है, आज इसमें रोशनी क्यों जल रही है? वह तेज कदमों से उसके पास पहुंचे। टेलीफोन बॉक्स के अंदर कोई खड़ा था, एक लंबा काले कोट वाला आदमी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो, अजय ने धीमे से आवाज दी। वो शख्स धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर अजय की ओर देखने लगा। चेहरा आधा हड्डियों जैसा, आधा इंसान जैसा, और होंठों से खून टपकता हुआ। अजय घबराकर पीछे हट गए। उसी पल बॉक्स के अंदर की लाइट टिमटिमाई और अचानक बुझ गई। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन अजय को यकीन था उन्होंने किसी को देखा था। उस रात जब अजय घर पहुंचे, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सुजाता ने पूछा, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अजय ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन फिर धीमे स्वर में कहा, वो टेलीफोन बॉक्स। सुजाता, वहां कोई था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इंसान का नहीं था। सुजाता हंसने लगी। ठंड में तेरा दिमाग घूम गया है, चलो अब सो जाओ। लेकिन अजय जानता था उसने जो देखा वो सपना नहीं था, और अगले ही दिन यह परिवार धीरे धीरे लंदन की उस हॉरर नाइट में फंसने वाला था, जिसका जिक्र लोग केवल कानाफूसी में करते थे। सुबह का उजाला होते ही पिछली रात का डर मानो अजय के दिमाग से धुंध की तरह छौंकने लगा। सुजाता नाश्ते की तैयारी कर रही थी और रिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। पापा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ोगे ना? रिया ने मासूमियत से पूछा। अजय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज मैं ही छोड़ूंगा। सुजाता ने फिर वही बात छेड़ दी। कल रात की कहानी फिर से मत सोचो, वो सब तुम्हारी थकान और वहम था। अजय चुप हो गए, मगर अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सच में कुछ अजीब देखा था। दोपहर तक सब सामान्य रहा, लेकिन शाम ढलते ही वही इलाका, वही सड़कें फिर से वीरान और डरावनी लगने लगीं। उस रात अजय ने ऑफिस से लौटते समय उस लाल टेलीफोन बॉक्स को दूर से ही देखा। आज उसमें कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन अजय का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा, नजदीक जाकर देख ही लूं, शायद कल सचमुच वहम ही था। धीरे धीरे वो बॉक्स की तरफ बढ़े। चारों ओर घना सन्नाटा था, बस बिग बेन की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अजय बॉक्स के पास पहुंचे और कांच से झांका। अंदर कोई नहीं था। उन्होंने चैन की सांस ली और मुड़ने लगे, लेकिन तभी वो पुराना टेलीफोन अचानक खुद ब खुद बज उठा। अजय का गला सूख गया, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जाने क्यों उन्होंने रिसीवर उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर रिसीवर से आई एक खुरदरी, डरावनी आवाज, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अजय शर्मा। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रिसीवर गिरा दिया और घबराकर पीछे हट गए। फोन की घंटी अपने आप रुक गई। बॉक्स के अंदर अब घुप अंधेरा था। अजय किसी तरह घर पहुंचे। सुजाता ने देखा कि उनका चेहरा फिर से पीला पड़ चुका है। अब क्या हुआ? उसने परेशान होकर पूछा। अजय कांपती आवाज में बोला, सुजाता, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे फोन किया। क्या? किसने? अजय चुप रहा। वो जानता था जिस आवाज ने उसे पुकारा था वह इंसानी नहीं थी। देखते हुए उन्हें वही लाल टेलीफोन बॉक्स बार बार याद आ रहा था। रात गहरी होती जा रही थी
और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी बदबू भी घुली हुई लग रही थी। सुजाता सो चुकी थी, लेकिन अजय के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह कॉलोनी में हलचल थी। बगल वाले फ्लैट में रहने वाली मिसेस जोन्स की अचानक मौत हो गई थी। लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात में चीखने की आवाजें सुनी, लेकिन जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया तो वो बिस्तर पर जली हुई लाश की तरह पड़ी थी। चेहरे पर ऐसा हाव भाव मानो उन्होंने आखिरी पल में किसी भयानक चीज को देख लिया हो। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर्फ यही लिखा था, हार्ट फेलियर। लेकिन अजय को अंदर से यकीन था यह कोई साधारण मौत नहीं थी। शाम को जब अजय ऑफिस से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उसी टेलीफोन बॉक्स के पास पुलिस खड़ी थी। एक कांस्टेबल ने कांच पर कपड़ा मारकर सफाई की। अजय की नजर अंदर पड़ी तो उनका खून जम गया। बॉक्स के कांच पर धुंधली उंगलियों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। अजय घर पहुंचे तो सुजाता ने तुरंत खबर सुनाई, तुम्हें पता है, मिसेस जोन्स की मौत से पहले उन्हें भी वो लाल बॉक्स के पास देखा गया था। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। सुजाता, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। ये बॉक्स, ये मौतें और वो लाल आंखों वाला आदमी। सुजाता ने छिड़कर कहा, बस करो अजय, तुम हर बात उस बॉक्स से क्यों जोड़ रहे हो? ये सब इत्तेफाक है। लेकिन उसी समय रिया ने मासूमियत से कहा, मम्मी, कल रात मैंने भी उस बॉक्स के पास एक अंकल को देखा था। उनकी आंखें बहुत लाल थीं। अजय और सुजाता दोनों ने एक दूसरे की तरफ डर से देखा। रिया जैसी छोटी बच्ची झूठ क्यों बोलती? उस रात पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा था, लेकिन टेलीफोन बॉक्स की दिशा से आती हल्की घंटी और दबे स्वर में फुसफुसाहटें अजय को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब वो जान गया था यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रिया उन दिनों बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी। पहले जो गुड़ियों के साथ खेला करती थी, अब खिड़की के पास बैठकर सड़क की ओर घूरती रहती। सुजाता को लगा कि शायद नई जगह, नया माहौल होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अजय को अंदर से एक अजीब बेचैनी होने लगी थी। हर रात टेलीफोन बॉक्स की दिशा से हल्की रोशनी और आवाजें आती थीं, और अब तो उन्हें यह भी लगता कि कोई उनकी खिड़की तक आकर देखता है। उस रात जब सब सो चुके थे, रिया अचानक उठी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और खिड़की की तरफ चली गई। बाहर सड़क सुनसान थी, लेकिन उस लाल टेलीफोन बॉक्स में हल्की लाल रोशनी जल रही थी। रिया ने देखा, बॉक्स के पास एक लंबा आदमी खड़ा था, काले कोट में, झुकी हुई कमर और चमकती लाल आंखें। वो आदमी धीरे धीरे हाथ हिलाकर रिया को इशारा कर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रिया मासूमियत से बोली, अंकल, आप कौन हो? तभी उसके कानों में बिना आवाज निकले एक फुसफुसाहट गूंजी, आ जाओ रिया, आ जाओ। रिया की आंखें बोझिल होने लगीं, जैसे कोई उसे सम्मोहित कर रहा हो। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। उसी समय अजय की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि रिया खिड़की खोल रही है। रिया, क्या कर रही हो? अजय चिल्लाए और दौड़कर उसे पकड़ लिया। रिया चौंक कर होश में आई और रोने लगी। पापा, वो अंकल मुझे बुला रहे थे, उनकी आंखें जल रही थीं। अजय ने झटपट खिड़की बंद की और बाहर देखा, लेकिन अब सड़क खाली थी। न बॉक्स में रोशनी थी, न कोई आदमी। सुजाता गुस्से में बोली, बस करो अजय, अब तो बच्ची भी वही सब देखने लगी है। तुम दोनों पागल हो जाओगे इस डर के चक्कर में। लेकिन अजय समझ चुके थे, वो लाल आंखों वाला आदमी सिर्फ उन्हें नहीं, अब रिया को भी दिखने लगा है। अगली रात उस आदमी का डर और भी ज्यादा बढ़ने वाला था, क्योंकि अब वो सिर्फ दूर से नहीं देखेगा, बल्कि सीधे घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। रिया की हालत देखकर अजय बेचैन हो गया। सुजाता मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अजय जानता था कि यह मामला अब उनके बस से बाहर है। अगली सुबह वह पास के वेस्टमिंस्टर पुलिस स्टेशन गया। ड्यूटी पर बैठे इंस्पेक्टर जॉर्ज मिलर ने उसकी शिकायत सुनी। तो आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी को किसी लाल आंखों वाले आदमी ने बुलाने की कोशिश की? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। अजय ने गुस्से में जवाब दिया, यह मजाक नहीं है। मिसेस जोन्स की मौत को अभी 2 दिन भी नहीं हुए, और वो भी उस बॉक्स के पास देखी गई थी। इंस्पेक्टर गंभीर हो गया। ठीक है मिस्टर शर्मा, हम उस बॉक्स की जांच करेंगे। उस रात पुलिस की एक गाड़ी कॉलोनी के बाहर खड़ी रही। 2 कांस्टेबल और इंस्पेक्टर जॉर्ज खुद निगरानी कर रहे थे। करीब आधी रात को अचानक वही लाल टेलीफोन बॉक्स चमक उठा।
अंदर किसी की परछाई हिलती हुई दिखी। इंस्पेक्टर ने तुरंत दोनों कांस्टेबल को इशारा किया। चलो अंदर देखते हैं। उन्होंने बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ पुराना टूटा हुआ फोन पड़ा था और फर्श गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी खून छींटा हो। कांस्टेबल ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। छत पर उंगलियों के गहरे निशान थे। अचानक फोन अपने आप बज उठा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। सबके रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन है? लाइन से सिर्फ चीखने की आवाज आई। छोड़ दो मुझे, बचाओ। और फिर कनेक्शन कट गया। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने बॉक्स सील करवा दिया और रिकॉर्ड में लिख दिया, टेलीफोन बॉक्स संदिग्ध है, आगे जांच जारी रहेगी। लेकिन अजय जानता था यह महज जांच का मामला नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक ताकत खेल में है। घर लौटते वक्त इंस्पेक्टर ने अजय से कहा, मिस्टर शर्मा, आपके डर को मैं अब मजाक नहीं मान रहा, लेकिन सबूत हमें नहीं मिल रहे। हमें कुछ ठोस चाहिए। अजय ने धीमे स्वर में कहा, सबूत मिलेंगे इंस्पेक्टर, लेकिन शायद तब जब कोई और मर जाएगा। और सचमुच अगली रात कॉलोनी में एक और मौत होने वाली थी। इस बार मरने वाला इंसान अजय का बिल्कुल नजदीकी पड़ोसी था। अगली रात का सन्नाटा अजीब तरह से भारी था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और चारों ओर अजीब सी नमी घुली हुई थी। अजय लगातार खिड़की से बाहर झांकता रहा। वो जानता था कुछ होने वाला है। करीब रात 12 बजे अचानक कॉलोनी में एक जोरदार चीख गूंजी। चीख इतनी खौफनाक थी कि पूरे अपार्टमेंट के लोग हड़बड़ाकर बाहर निकल आए। चीख पड़ोस के फ्लैट से आई थी, जहां मिस्टर हेंडरसन रहते थे, एक बुजुर्ग आदमी जो अकेले रहते थे। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबके होश उड़ गए। मिस्टर हेंडरसन फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा इस तरह मरोड़ा हुआ था जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। उनके होंठों से अभी भी खून रिस रहा था और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, वन मोर। पुलिस तुरंत पहुंची। इंस्पेक्टर जॉर्ज मिलर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने दीवार पर लिखे शब्द देखकर गंभीरता से कहा, यह इंसानी काम नहीं लग रहा, कोई खेल रहा है हमसे। अजय ने तुरंत कहा, यह सब उस लाल टेलीफोन बॉक्स से जुड़ा है इंस्पेक्टर। कल रात आपने खुद देखा था। आज एक और मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। अब उनके पास भी जवाब नहीं था। सुजाता बुरी तरह डर चुकी थी। वो बार बार अजय से कह रही थी, चलो यहां से। अजय, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। ये शहर, ये इलाका हमारे लिए नहीं है। लेकिन अजय ने साफ कहा, अगर हम भागे तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें समझना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। रिया कमरे के कोने में बैठी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, वो अंकल फिर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगली बारी तुम्हारी है। अजय और सुजाता दोनों की रूह कांप गई। अब साफ था ये मौतें बेतरतीब नहीं थीं, कोई पैटर्न था और शायद अगला निशाना शर्मा परिवार ही था। अजय अब और चुप नहीं बैठ सकता था। 2 मौतें, लाल आंखों वाला आदमी और रिया को मिला संदेश, ये सब किसी पुराने रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। अगली सुबह वह ब्रिटिश लाइब्रेरी पहुंचा। उसने सोचा, अगर यह सब कोई शाप है तो इसका जिक्र जरूर पुराने अखबारों या इतिहास की किताबों में होगा। घंटों खोजबीन करने के बाद अजय को एक पुरानी फाइल मिली। उसका शीर्षक था लंदन हॉरर नाइट 1897। अजय ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, 1897 की सर्द रातों में लंदन में लगातार 11 मौतें हुई। सभी लोग एक जैसे हाल में मरे, आंखें फटी हुई, चेहरे पर डर की छाप और होंठों से खून बहता हुआ। गवाहों ने बताया कि हर मौत से पहले उस इलाके में एक लाल टेलीफोन बॉक्स में रोशनी दिखती थी और वहां एक लंबा आदमी दिखाई देता था जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। पुलिस ने जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तब से हर 25 से 30 साल में यह घटना दोहराई जाती रही है। लोग इसे कहते हैं लंदन हॉरर नाइट। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। लेकिन क्यों? और वो लाल आंखों वाला आदमी कौन है? उसी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, विक्टर ग्रेव्स। कहा जाता है कि विक्टर ग्रेव्स नाम का आदमी 1890 के दशक में एक पागल वैज्ञानिक था। उसने अमृता पाने के लिए इंसानों की आत्माओं पर प्रयोग किए। लोग कहते हैं कि उसकी मौत एक लाल टेलीफोन बॉक्स में हुई थी, जहां उसने खुद को बंद करके अपनी आत्मा को अमर करने की कोशिश की। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसका शरीर तो मर गया,
पर आत्मा उसी बॉक्स में फंस गई और अब हर सर्द दिसंबर में वह नए शिकार तलाशती है। अजय के हाथ कांप रहे थे। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। विक्टर ग्रेव्स, लाल बॉक्स, लाल आंखें और मौतें। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सुजाता को सब बताया। सुजाता डर के मारे कांप गई। तो इसका मतलब अगली लंदन हॉरर नाइट अभी शुरू हुई है और हम फंस चुके हैं। अजय ने गहरी सांस ली। हाँ सुजाता, और अगला शिकार शायद हम ही होंगे। उसी रात बिग बेन की घड़ी ने 12 बजाए और लाल टेलीफोन बॉक्स फिर से चमक उठा। अंदर से आई वही आवाज, रिया तुम्हारी बारी है। उस रात माहौल असहनीय हो चुका था। सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि जैसे पूरा इलाका मर चुका हो। अजय बार बार घड़ी देख रहा था। 12 बजने ही वाले थे। सुजाता ने रिया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। कुछ भी हो जाए, रिया को अकेला मत छोड़ना, अजय ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही बिग बेन की घड़ी ने 12 बजाए, अचानक पूरे कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। खिड़कियों के शीशे अपने आप बजने लगे और तभी रिया की आंखें चमक उठी। वो बिना कुछ कहे बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे कोई और उसके भीतर बोल रहा हो। मुझे जाना है, वो बुला रहे हैं। सुजाता चीख पड़ी, रिया नहीं। रिया तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। अजय और सुजाता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रिया सीढ़ियां उतरते हुए सीधे सड़क की ओर बढ़ी और सड़क के उस पार वही लाल टेलीफोन बॉक्स चमक रहा था। अंदर खड़ा विक्टर ग्रेव्स अपनी लाल आंखों से रिया को देख रहा था। अजय पागलों की तरफ भागा, रिया वापस आओ, लेकिन रिया ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो सीधा बॉक्स की ओर बढ़ रही थी। सुजाता रोते हुए चीख रही थी, कोई इसे रोको प्लीज भगवान। जैसे ही रिया बॉक्स के करीब पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से काली धुंध निकली और उसे अंदर खींचने लगी। अजय ने पूरी ताकत से रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया का शरीर आधा बॉक्स में आधा बाहर था। अजय खींच रहा था और अंदर से कोई अदृश्य शक्ति रिया को अपनी ओर खींच रही थी। रिया दर्द से चिल्ला रही थी, पापा बचाइए। अजय ने जान लगा दी और जोर से खींचा। रिया उसके सीने से लिपट गई और बॉक्स का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी बॉक्स के शीशे पर लाल रोशनी में विक्टर ग्रेव्स का चेहरा उभर आया। उसकी आवाज गूंजी, तुमने उसे छीन लिया अजय, अब अगली बारी तुम्हारी है। रिया तो बच गई, लेकिन अब विक्टर की नजर अजय पर टिक चुकी थी और जो शिकार विक्टर चुन ले वो कभी नहीं बचता। रिया को बचाने के बाद उस रात कोई नहीं सो पाया। सुजाता उसे सीने से लगाए बैठी थी और अजय खिड़की से बाहर घूरता रहा। लाल टेलीफोन बॉक्स अब अंधेरे में डूबा था, मगर अजय जानता था विक्टर ग्रेव्स अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। सुबह होते ही अजय सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर जॉर्ज मिलर ने उसकी हालत देखी तो चौंक गए। मिस्टर शर्मा, आप भूत जैसा लग रहे हैं, अजय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि कल रात मैं सचमुच एक भूत से लड़ रहा था। उसने सारी घटना बताई, रिया को बुलावा, काली धुंध और विक्टर का चेहरा। इंस्पेक्टर ने नोटबुक बंद कर दी और गंभीर स्वर में कहा, मुझे आप पागल नहीं लग रहे, लेकिन मैं एक पुलिस वाले की तरह इसको सबूत के साथ देखना चाहता हूं। आज रात मैं खुद आपके घर आऊंगा। शाम ढली। ठंडी हवाओं के बीच इंस्पेक्टर जॉर्ज 2 कांस्टेबल के साथ शर्मा परिवार के फ्लैट में पहुंचे। सबने तय किया कि अगर विक्टर सचमुच आया तो आज रात वे उसका सबूत इकट्ठा करेंगे। रिया को कमरे में सुला दिया गया। सुजाता कांप रही थी और अजय हथियार की तरह अपने हाथ में लॉर्ड गणेश की छोटी मूर्ति लिए बैठा था, जो उसे भारत से लाने याद रही थी। करीब रात 1 बजे अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं। खिड़की के बाहर वही लाल टेलीफोन बॉक्स चमक उठा। इंस्पेक्टर ने तुरंत कैमरा उठाया और खिड़की से फोटो खींचने लगे, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा के साथ अंदर काली धुंध फैल गई और उसी धुंध से धीरे धीरे एक लंबा कद बाहर निकला। विक्टर ग्रेव्स। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, चेहरा हड्डियों से झांकता हुआ और होंठों से खून टपक रहा था। इंस्पेक्टर ने कांपते हुए कहा, हे भगवान, ये तो सचमुच है। विक्टर ने खौफनाक आवाज में कहा, अजय शर्मा, तुम्हारा समय आ गया है।
तुमने मेरी आत्मा से चुनी हुई आत्मा छीन ली। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आ, मेरी बेटी को भूल जा। विक्टर एक खौफनाक हंसी हंसा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अचानक सारी खिड़कियां अपने आप टूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में तैरते हुए विक्टर के चारों ओर घूमने लगे। सुजाता चीख पड़ी। रिया नींद से जागकर डर के मारे मां से चिपक गई। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाली और विक्टर पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां उसके शरीर में जाकर भी आर पार निकल गईं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। विक्टर गरजा, तुम इंसान मेरी आत्मा को रोक नहीं सकते। अजय ने कांपते हाथों से अपनी छोटी गणेश मूर्ति उठाई और विक्टर की ओर बढ़ाया। क्षण भर के लिए विक्टर पीछे हट गया। उसकी चीख से पूरा कमरा कांप उठा, लेकिन फिर उसने भयानक स्वर में कहा, देवताओं की ताकत तुम्हें एक बार बचा सकती है, बार बार नहीं। अगली रात तुम्हारी आखिरी होगी, अजय शर्मा। इतना कहकर विक्टर धुंध में बदल गया और गायब हो गया। इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल हक्का बक्का रह गए। अब किसी को शक नहीं था, विक्टर असली था और अगली रात अजय की जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। विक्टर के गायब होते ही सब लोग सकते में थे। कमरे की टूटी खिड़कियां, हवा में उड़ते कांच के टुकड़े और ठंडी दहशत अब भी महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने अपनी टोपी उतारी और माथा पोंछते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, अब मुझे कोई शक नहीं, ये आत्मा असली है और खतरनाक है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो ये आप सबको मार डालेगी। अजय ने थके स्वर में कहा, लेकिन सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? ये भूत बंदूक से नहीं मरता, गोली इसे छूकर निकल गई। जॉर्ज ने धीरे धीरे जवाब दिया, लंदन पुलिस में रहते हुए मैंने कई अजीब केस देखे हैं। पुरानी कहानियों में लिखा है कि विक्टर ग्रेव्स का घर, जो अब खंडहर है, उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर हमें उसे हराना है तो उसकी जड़ तक जाना होगा। सुजाता घबराई हुई बोली, मतलब हमें उस भूतिया हवेली में जाना होगा? जॉर्ज ने सिर हिलाया, हाँ, और हमें उस रात से पहले करना होगा जिसे उसने आखिरी रात कहा है। अगले दिन सब लोग शहर के पुराने हिस्से में गए। एक स्थानीय पादरी, फादर माइक, को जॉर्ज अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया तो फादर गहरी सोच में डूब गए। फादर ने धीरे धीरे कहा, विक्टर ग्रेव्स, मैंने यह नाम पहले सुना है। वह काले जादू का अभ्यास करता था और सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की थी। जब उसे फांसी दी गई तो उसने शपथ खाई थी कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं जाएगी और वह हर 100 साल में लौटकर बदला लेगा। अजय की रूह कांप गई। तो उसे रोका कैसे जा सकता है? फादर ने अपनी अलमारी से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उसमें एक काला धागा और ताबीज रखा था। यह चर्च की पवित्र चीज है। सुनो, विक्टर केवल उस ताबीज से कमजोर हो सकता है। अगर इसे उसके सीने पर रख दिया जाए तो उसकी आत्मा बिखर जाएगी। लेकिन इसमें खतरा है, अजय ने पूछा। कैसा खतरा? फादर गंभीर स्वर में बोले, जिसने भी ये ताबीज उसके सीने पर रखा, उसे उसकी आत्मा अपने साथ खींच लेगी। मतलब आप उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन शायद आप खुद बच न सकें। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अजय, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, कोई और रास्ता होना चाहिए। अजय ने उसकी ओर देखा, फिर रिया की ओर। उसकी मासूम आंखें अभी भी डरी हुई थीं। अजय ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बेटी और मेरी पत्नी बच सकती हैं तो मैं ये करूंगा। फादर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें तय करना होगा कि अगली रात उस हवेली में जाना है या नहीं। लेकिन याद रखो, विक्टर आसानी से हारने वाला नहीं। रात को घर लौटते समय अजय के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, क्या मैं सचमुच अपनी जान देकर इस बुराई को खत्म कर सकता हूं? सुबह का सूरज ढला ही था जब अजय, सुजाता, रिया, इंस्पेक्टर जॉर्ज और फादर माइक ने तय किया कि अब और देर करना मौत को दावत देने जैसा होगा। आज रात ही वे उस भूतिया हवेली पहुंचेंगे जहां विक्टर ग्रेव्स की आत्मा बंधी हुई थी। हवेली शहर से लगभग 20 मील दूर थी। चारों ओर घना जंगल, टूटी फूटी सड़कें और हवा में अजीब सी नमी। जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर पहुंची, रिया ने सुजाता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। सुजाता ने उसे सीने से लगा लिया। अजय ने पीछे मुड़कर आश्वस्त किया, डर मत बेटा, सब ठीक होगा। लेकिन खुद अजय के दिल में एक अजीब बोझ था। वो जानता था आज की रात शायद उसकी आखिरी रात होगी। जंगल से निकलते ही एक विशाल खंडहर नुमा हवेली सामने आई।
टूटी खिड़कियां, गिरते हुए दीवारों पर उगे काई के धब्बे और सबसे डरावना, मुख्य दरवाजे पर खून के धब्बों जैसे लाल निशान। फादर माइक ने धीमे स्वर में कहा, यह वही जगह है, यहां विक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। सब लोग टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अजीब तरह से हिलने लगी। कहीं विक्टर का चेहरा, कहीं खून से लथपथ शिकार और कहीं काली परछाइयां। रिया ने रोते हुए कहा, पापा, ये पेंटिंग्स मुझे देख रही हैं। अजय ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन उसके पैरों में खुद भी सिहरन दौड़ गई। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी और खौफनाक। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने पिस्तौल निकाली। सब सावधान रहो, कोई ऊपर है। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम पर लकड़ी कराहती और सीढ़ियां जैसे डूबती जाती। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। लेकिन जैसे ही अजय पास पहुंचा, ताला अपने आप खुल गया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे के भीतर अंधेरा घना था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, सबकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था और उस पिंजरे के अंदर जली हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। फादर माइक ने कांपते हुए कहा, ये विक्टर के पीड़ितों की हड्डियां हैं। वो अपनी ताकत इन्हीं आत्माओं से खींचता है। तभी अचानक हड्डियों का ढेर हिलने लगा। काली धुंध उसमें से निकलकर पूरे कमरे में फैल गई और उसी धुंध से एक भयानक चेहरा उभरा, विक्टर ग्रेव्स। उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी, तुम मेरे घर आ गए, अब कोई नहीं बचेगा। सुजाता चीख पड़ी और रिया अजय की गर्दन से लिपट गई। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई, लेकिन धुंध में समा गई। फादर ने क्रॉस उठाकर प्रार्थना शुरू की, लेकिन विक्टर ने जोरदार हंसी हंसी, प्रार्थना मेरी शक्ति को नहीं रोक सकती। ताबीज दो अजय शर्मा, वरना मैं तुम्हारी बेटी की आत्मा अभी ले जाऊंगा। रिया अचानक हवा में उठने लगी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें पलट गईं। अजय बेतहाशा चिल्लाया, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे। विक्टर की लाल आंखें जल उठी। तो आ जा अजय और ताबीज मेरे सीने पर रख दे, लेकिन याद रखना, उसके बाद तू कभी वापस नहीं लौटेगा। कमरे की दीवारें कांपने लगी। हवेली से बाहर कुत्तों की हुआ हुआ गूंज उठी। सब कुछ खून और धुंध में बदलता जा रहा था और अजय अपने हाथ में ताबीज कसकर पकड़े धीरे धीरे विक्टर की ओर बढ़ रहा था। कमरा कांप रहा था। रिया हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। सुजाता जमीन पर घुटनों के बल बैठी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इंस्पेक्टर जॉर्ज पिस्तौल ताने खड़े थे, मगर उनके हाथ कांप रहे थे और अजय अपने हाथ में ताबीज कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे विक्टर की ओर बढ़ रहा था। विक्टर धुंध में लिपटा, लाल आंखों से चमकता खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, चल अजय, देख तेरी बेटी मेरी मुट्ठी में है, बस एक कदम और उसकी आत्मा मेरी होगी। अजय ने दांत भींचते हुए कहा, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो दूंगा, लेकिन तुझे अपनी बेटी नहीं लेने दूंगा। अजय जैसे ही ताबीज लेकर आगे बढ़ा, अचानक फर्श फट गया। नीचे गहरी खाई से लपटें उठीं और सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। सड़े गले हाथ, जिनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। वे हाथ अजय की टांगें पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। अजय जमीन पर गिर पड़ा। सुजाता चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी, लेकिन धुंध ने उसे दीवार से चिपका दिया। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने चिल्लाकर कहा, अजय, ताबीज मत छोड़ना। अजय ने पूरी ताकत लगाई और हाथों से छूटकर खड़ा हो गया। उसने ताबीज सीने से लगाया और विक्टर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, विक्टर ने हाथ उठाया। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो गईं। हवा भारी हो गई। रिया की चीख और भी भयानक हो गई। फादर माइक ने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी, डोमिन्स, स्पिरिटस, एक्सोर्सिस। विक्टर एक पल के लिए तड़प उठा। उसकी आंखों से आग की तरह धुआं निकलने लगा। अजय ने मौका देखकर छलांग लगाई और ताबीज विक्टर के सीने पर रख दिया। विक्टर की चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली हिल गई। दीवारों की दरारें बढ़ गईं, छत से पत्थर गिरने लगे, उसकी धुंध बिखरने लगी। मगर तभी एक काली ज्वाला निकलकर सीधे अजय के शरीर में घुस गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं और पूरा शरीर कांपने लगा। ताबीज अब भी विक्टर के सीने पर था, मगर विक्टर की आत्मा अजय में समा रही थी। सुजाता चीखी, अजय नहीं!
इंस्पेक्टर जॉर्ज दौड़कर अजय को पकड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, बिजली का झटका लगा और वे दीवार से टकराकर गिर गए। रिया अचानक नीचे गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। वह बेहोश थी, लेकिन अब अजय धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसके होंठों पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आवाज वह अब अजय की नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मुझे नया शरीर मिल गया। सुजाता का खून जम गया। नहीं, ये अजय नहीं है, ये विक्टर है, फादर माइक ने कांपते हुए कहा। भगवान, ताबीज ने विक्टर को नष्ट नहीं किया, उसने उसे अजय के शरीर में बांध दिया है। कमरे की दीवारें टूटने लगी, हवेली ध्वस्त होने लगी, सब बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजे पर खड़ा था अजय का शरीर, जिसमें अब विक्टर की आत्मा थी। उसने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, खेल अभी शुरू हुआ है। हवेली की दीवारें गिर रही थीं, छत से पत्थर टूटकर गिर रहे थे। धूल और धुएं में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। दरवाजे पर खड़ा था अजय का शरीर, लेकिन उसके भीतर थी विक्टर की आत्मा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और होंठों पर एक दानवी मुस्कान थी। सुजाता कांपती आवाज में बोली, अजय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये मैं हूं, तुम्हारी सुजाता। लेकिन अजय की आवाज नहीं, बल्कि विक्टर की भयावह गूंज सुनाई दी। अजय अब नहीं है, अब यह शरीर मेरा है और यह औरत और बच्ची मेरी पहली बलि होंगी। इंस्पेक्टर जॉर्ज, जो अभी भी घायल थे, उठकर खड़े हुए। उन्होंने पिस्तौल तानी और चिल्लाए, सुन विक्टर, अगर तूने इन्हें छुआ भी तो मैं तेरे सिर में गोली मार दूंगा। विक्टर हंसा, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। गोलियां? तुमने सीखा नहीं इंस्पेक्टर, यह शरीर अब मेरा है और गोलियां इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अचानक अजय का हाथ खुद ब खुद उठा और इंस्पेक्टर की ओर इशारा किया। जॉर्ज हवा में उठ गए और दीवार से जोर से टकराए। उनके मुंह से खून बहने लगा। सुजाता और फादर माइक चीख उठे। रिया, जो होश में आ गई थी, अपनी मां की गोद में छिप गई। फादर माइक ने क्रॉस उठाकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। इन नोमिने पाट्रिस एट फिली एट स्प्रिटस सैंटी। कुछ पल के लिए अजय का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में लाल रोशनी धीमी पड़ गई और उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। और तभी एक हल्की आवाज गूंजी, सुजाता, मुझे बचाओ। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। अजय, तुम हो, तुम अभी भी अंदर हो। लेकिन विक्टर ने जोरदार चीख मारी और अजय का शरीर फिर सीधा हो गया। लाल आंखें और भी भयानक हो उठी। चुप औरत, यह सिर्फ एक धोखा था। अब मैं पूरी तरह इस शरीर का मालिक हूं। उसने रिया की ओर हाथ बढ़ाया। रिया डर के मारे अपनी मां से चिपक गई। इंस्पेक्टर जॉर्ज मुश्किल से खड़े हुए। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, अगर आज हमें मरना ही है तो मरेंगे, लेकिन तुझे जीतने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी जेब से एक चांदी की गोली निकाली। ये मैंने खास विक्टर के लिए रखी थी। जैसे ही उन्होंने पिस्तौल तानी, विक्टर गरजा और उनका गला हवा में कसने लगा। जॉर्ज पिस्तौल गिरा बैठे और तड़पने लगे। फादर माइक आगे बढ़े और अपनी प्रार्थना तेज कर दी। विक्टर का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। सुजाता ने मौका देखकर पिस्तौल उठाई और चिल्लाई, अजय, अगर तुम सचमुच अंदर हो तो इसे रोक लो। अजय की आंखें एक पल के लिए सामान्य हो गईं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, सुजाता, गोली चला दो। सुजाता कांप उठी। नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूं? अजय ने आंखों से इशारा किया। अगर तुमने नहीं किया तो रिया मर जाएगी। सुजाता के हाथ कांप रहे थे, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पिस्तौल उठाई और निशाना साधा। विक्टर जोर से हंसा। तुम अपनी ही पति को गोली मार दोगी? यही तुम्हारा प्यार है? कमरा कांपने लगा। रिया जोर जोर से रो रही थी और तभी धाएं! गोली चली। अजय का शरीर पीछे की ओर गिरा। गोली सीधा उसके सीने में लगी, ठीक वहीं जहां ताबीज था। अजय जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से खून बहा, मगर साथ ही एक काली परछाई उसके शरीर से निकलने लगी। विक्टर चीखा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? काली धुंध छटपटाती हुई पिंजरे की हड्डियों में समा गई। कमरा एक भयानक धमाके के साथ रोशनी से भर गया और फिर सन्नाटा। अजय जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। सुजाता उसके पास दौड़ी और सिर अपनी गोद में रख लिया। अजय, आंखें खोलो,
हमने जीत लिया, अजय ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। सुजाता, रिया को संभालना। मैं लौटकर उसकी सांसें थम गईं। रिया चिल्लाई, पापा! फादर माइक ने धीरे से क्रॉस बनाया और कहा, उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। लेकिन जैसे ही सब बाहर निकलने लगे, हवेली के अंधेरे कोनों से धीमी हंसी गूंजी। क्या तुम सच में सोचते हो कि विक्टर मर गया? हवेली के बाहर सब लोग हांफते हुए खड़े थे। छत आधी गिर चुकी थी, दीवारें दरक रही थीं। सुजाता रोते हुए अजय के लाइफलेस शरीर को पकड़े बैठी थी। रिया उसके सीने से चिपकी हुई लगातार कह रही थी, पापा उठो ना, प्लीज पापा। इंस्पेक्टर जॉर्ज खून से लथपथ थे, लेकिन होश में थे। फादर माइक ने धीरे से कहा, हमने उसे रोक दिया है, विक्टर अब नहीं रहा। लेकिन तभी हवेली के अंदर से वही भयानक हंसी गूंज उठी। ठंडी हवा के झोंके ने सबको कंपा दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि विक्टर मर गया? आवाज हवेली की टूटी खिड़कियों से आ रही थी। दीवारों पर काली परछाइयां दौड़ने लगी और अचानक रिया की आंखें पलट गईं। सुजाता चौंक कर बोली, रिया बेटा, क्या हुआ? रिया की मासूम आवाज बदल गई, गहरी और डरावनी। उसने कहा, पापा का शरीर खो गया, लेकिन मुझे नया घर मिल गया। सुजाता का खून जम गया। हे भगवान, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने पिस्तौल उठाई, लेकिन फादर माइक ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं, वो बच्ची निर्दोष है, गोली मत चलाना। रिया धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वही दानवी मुस्कान थी। उसकी मासूम आंखों की जगह लाल चमक थी। अब खेल और मजेदार होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बेटी हूं। सुजाता ने तड़प कर रिया को पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथों से अजीब धुआं निकला और सुजाता पीछे धकेल दी गई। रिया ने अपनी उंगलियों से हवा में निशान बनाए और इंस्पेक्टर जॉर्ज का शरीर हवा में उठकर दूर जा गिरा। वो दर्द से कराह उठे। फादर माइक ने कांपते स्वर में कहा, नहीं, ये असंभव है। ताबीज ने विक्टर की आत्मा को बांधा था, फिर वो इस बच्ची में कैसे? रिया, या कहें विक्टर, हंस पड़ा। ताबीज ने मुझे शरीर से निकाला, लेकिन नष्ट नहीं किया। मैंने सबसे कमजोर आत्मा को चुना, और अब ये प्यारी बच्ची मेरी है। सुजाता जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी। नहीं, भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। रिया पास आकर उसके गाल छूती है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मां, अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं हूं विक्टर ग्रेव्स। ठंडी हवा का झोंका चला। हवेली एक धमाके के साथ पूरी तरह ढह गई। धूल और अंधेरे में रिया का शरीर सुजाता से दूर खिंच गया। जब धुआं छटा तो रिया कहीं नहीं थी, सिर्फ उसकी हंसी की गूंज बाकी रह गई। अब मुझे खोजो, अगर हिम्मत है तो। सुजाता चीख चीख कर बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर और फादर ने उसे संभाला। जॉर्ज ने टूटी आवाज में कहा, अब ये और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि विक्टर अब किसी और की बेटी के शरीर में छुपा है। सुजाता की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पास इंस्पेक्टर जॉर्ज और फादर माइक खड़े थे, लेकिन उसकी पहली चीख वही थी, मेरी रिया कहां है? मेरी बेटी को लाओ, रिया को बचाओ। इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। रिया को विक्टर ले गया। हमने हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं। सुजाता फूट फूट कर रो पड़ी। फादर माइक ने शांत स्वर में कहा, वो बच्ची अब खतरे में है, और शायद पूरी दुनिया भी। 3 दिन बीत गए। सुजाता अब घर लौट आई थी, लेकिन घर की दीवारें, हर कोना अजय की याद से भरा था। वो टूटी हालत में बार बार एक ही बात कहती, अगर अजय ने अपनी जान दी थी तो क्या सब व्यर्थ हो गया? इंस्पेक्टर ने ठंडी सांस ली। नहीं सुजाता, शायद अभी भी उम्मीद है। हमें रिया को ढूंढना होगा। रात गहरी हुई। बाहर तेज आंधी चल रही थी, और तभी घर का दरवाजा खुद ब खुद खुला। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, भीगी हुई, बाल अस्त व्यस्त, होंठों पर अजीब मुस्कान। सुजाता दौड़कर उसे गले लगाने लगी। रिया, बेटा तू ठीक है? लेकिन उसी क्षण रिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दानवी आवाज में बोली, कहां था ना, अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। सुजाता जमीन पर गिर पड़ी। इंस्पेक्टर ने तुरंत पिस्तौल उठाई और निशाना साधा, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी रह गई, क्योंकि सामने खड़ी थी एक मासूम बच्ची। रिया हंस रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। फादर माइक ने क्रॉस उठाकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बदलती रहीं, कभी मासूम रिया,
कभी दानव विक्टर। रिया की मासूम आवाज गूंजी, मम्मा मुझे बचाओ। सुजाता टूट गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रिया। लेकिन तुरंत ही विक्टर की गूंज आई, अगर मुझे रोकोगी तो मैं अभी इसी बच्ची की जान ले लूंगा। इंस्पेक्टर ने ठान लिया। उसने जेब से चांदी की आखिरी गोली निकाली। या तो ये दानव मरेगा या हम सब। उसने पिस्तौल तानी। सुजाता चिल्लाई, नहीं, ये मेरी बेटी है। रिया की आंखें बदलती रहीं, कभी रोती हुई बच्ची, कभी दानव की लाल चमक। इंस्पेक्टर की उंगली ट्रिगर पर थी। फादर माइक लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और सुजाता आंसुओं में डूबी थी। अचानक हवा थम गई। रिया ने धीमी आवाज में कहा, मम्मा पापा तुम्हें बुला रहे हैं। सुजाता ने हैरानी से देखा। क्या? रिया ने मुस्कान दी, अजय अब मेरे साथ है। और उसी पल लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए। घर पूरी तरह बिखरा पड़ा था, लेकिन अंदर न सुजाता थी, न रिया, न इंस्पेक्टर, न फादर। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, लंदन हॉरर नाइट अभी खत्म नहीं हुई।